कौशल्या अपनी दोनों बहुओं के साथ अपने घर के बाहर भंडारा करवा रही थी। उसकी दोनों मुस्लिम बहुएं उस भंडारे में उसका साथ दे रही थी। आसिफा लोगों को पूरियां बांट रही थी तो सलोना लोगों को हलवा दे रही थी। वहीं कौशल्या उन सभी को आलू की सब्जी दे रही थी। तभी उनमें से एक आदमी आता है और कहता है, अरे बहन, भगवान तुम्हारा बहुत भला करे। शुक्रिया बहन, जो तुम हर महीने एक बार हम भूखे लोगों के लिए भंडारा करवाती हो और खाना खिलाती हो। अरे भाई साहब, ये तो ऊपर वाले की कृपा है हमारे ऊपर। हमें ऊपर वाला देता है और हम उसका इस्तेमाल सही जगह करते हैं। बस भगवान से दुआ करो कि उसकी कृपा हमारे ऊपर इसी प्रकार बनी रहे। वो आदमी भगवान से दुआ करके अपना भंडारा लेता है और वहां से चला जाता है। उसके बाद एक पंडिताइन आती है। जैसे ही आसिफा उसे पूरियां देती है, वो उसके हाथों से पूरियां लेती ही नहीं। बस करो, मैं तुम्हारे हाथों से ये पूरियां नहीं खा सकती। एक मुस्लिम होकर तुम लोगों को भंडारा खिला रही हो। ऐसा मत करो, हम लोगों को पाप में मत डुबाओ। ये सुनकर आसिफा को अफसोस तो होता है, लेकिन वो पंडिताइन को कहती है, आप तो एक पंडित हो और पंडित होकर आप हमसे बैर कर रही हो। जब ऊपर अल्लाह ने हमारे बीच में कोई फर्क नहीं बनाया तो आप क्यों बना रही हो? और रही बात मेरे मुस्लिम होने की, तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। आसिफा ऐसा कहने के बाद पंडिताइन को पूड़ियां देती है, लेकिन इस बार पंडिताइन उसके हाथ से सारी पूड़ियां नीचे गिरा देती है। बस करो पंडिताइन, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये भंडारा नहीं खाना तो बेशक मत खाइए, लेकिन इस भंडारे का अपमान मत कीजिए। अपमान तो हो ही गया है, आखिर मुस्लिम लोगों के हाथ जो लगे हैं इसमें। ऐसा कहकर पंडिताइन वहां से चली जाती है। ये सुनने के बाद आसिफा और सलोना को बहुत दुख होता है। एक मुस्लिम होना कोई पाप होता है क्या, जो लोगों ने हमें इतना बुरा समझ रखा है? दरअसल हम इतने बुरे तो नहीं। भंडारे में सभी लोग सलोना और आसिफा को कहते हैं, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हमारे लिए भगवान के समान हो और हम तो भगवान का शुक्र अदा करते हैं कि उसने आपको हमारे लिए भेजा है यहाँ। भंडारे में खड़े सभी लोग उनकी तरफ होते हैं, जिसके चलते आसिफा और सलोना खुश हो जाती हैं और खुशी खुशी सभी को भंडारा खिलाने लगती हैं। शाम को जब भंडारा सारा खत्म हो जाता है, वो तीनों सास बहू वापस अपने घर लौट आती हैं। लोगों को पेट भर के खाना खिलाना कितना अच्छा लगता है। हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तुम दोनों कितनी समझदार हो। अच्छा हुआ समय रहते मुझे भी इस चीज की अकल आ गई, नहीं तो मैं भी तुम्हारे साथ बुरी सास की तरह बुरा बर्ताव करती रहती। वो तीनों ऐसी बातें कर ही रही थी कि तभी कौशल्या का सबसे छोटा बेटा रवि अपनी पसंद की लड़की से शादी करके उसे घर पे ले आता है। अरे रवि बेटा, ये लड़की कौन है जिसे तू अपने साथ लेकर आया है? माँ, ये वैशाली है, आपकी बहू। मैं वैशाली से शादी करके उसे यहाँ लेकर आया हूँ। लेकिन बेटा, तूने हमें इसके बारे में क्यों नहीं बताया? हम तेरी शादी करवाते। दरअसल बात ऐसी है कि वैशाली के माता पिता जबरदस्ती उसकी शादी दूसरे लड़के से करवा रहे थे और इसी दौरान मुझे उसे भगाकर यहाँ लाना पड़ा। रवि के इतना कहते ही वैशाली कौशल्या के लेकिन पैर बेटा, छूने लगती तूने है। हमें इसके बारे में क्यों नहीं जुग बताया? जुग जियो हम बहू, तेरी जुग शादी जुग जियो। करवाते। अरे बेटा, बहू दरअसल तो बहुत बात ऐसी है संस्कारी लेकर कि आया है। वैशाली के माता पिता जबरदस्ती रवि उसकी कुछ शादी कह दूसरे पाता, लड़के से करवा इससे रहे पहले ही थे और वैशाली इसी दौरान कहती है, मुझे उसे भगाकर यहाँ माँ जी, लाना पड़ा। हमारी हिंदू संस्कृति में इतने रवि के इतना संस्कार हैं कहते कि ही क्या बताऊं। वैशाली अब कौशल्या हर के कोई तो पैर इतना छूने लगती संस्कारी है। नहीं हो सकता ना। जुग जुग हाँ, जियो बहू, बहू, ये जुग बात जुग तो जियो। तूने बिल्कुल सही बेटा, कहा। हमारे बहुत हिंदुओं की संस्कारी परंपराएं लेकर आया है। संस्कार बहुत ही अलग हैं। रवि चलो कुछ तुम कह जाओ, पाता, कमरे में आराम इससे करो। पहले ही वैशाली कहती रवि है, उसे अपने कमरे में ले माँ जाता जी, है। हमारी हिंदू ऐसे ही संस्कृति में धीरे-धीरे इतने कुछ संस्कार दिन हैं कि बीतने क्या लगते हैं। बताऊं। और अब हर वैशाली कोई तो इतना जब ये संस्कारी देखती नहीं है हो कि सकता उसकी ना। सास केवल उसकी हाँ, जेठानियों बहू, को ये ही बात तो सबसे ज्यादा तूने पसंद बिल्कुल करती सही है, कही। तो हमारे उसे हिंदुओं अंदर की ही अंदर परंपराएं जलन होने संस्कार लगती है। बहुत ही अलग हैं। जब चलो देखो तुम ये जाओ, दोनों कमरे में मुस्लिम आराम लड़कियां करो। मेरी सासू माँ के आगे पीछे रवि घूमती उसे रहती अपने हैं। कमरे इन्हें में तो ले जैसे जाता मेरी है। सासू माँ को ऐसे अपने ही वश में धीरे-धीरे ही कर कुछ लिया दिन है। बीतने लगते हैं। लेकिन और मैं वैशाली भी वैशाली जब ये हूँ। देखती अपनी है कि सासू उसकी माँ का सास प्यार केवल मुझे उसकी कैसे लेना है, जेठानियों को बहुत ही अच्छे सबसे से ज्यादा जानती पसंद हूँ। करती है। एक दिन फिर से कौशल्या अपनी दोनों मुस्लिम बहुओं को सुबह ही उठा देती है और उनसे भंडारा बनवाना शुरू कर देती है। जल्दी जल्दी हाथ बढ़ाओ, आज हमें शाम तक भंडारा करवाना है। आसिफा और सलोना दोनों भंडारा बना रही होती हैं। ये देखकर वैशाली अपने मन ही मन सोचती है,
यही सही मौका है। आज मैं इनका सारा भंडारा खराब करवा दूंगी। इसके बाद इनके ऊपर इल्जाम डलवा दूंगी। फिर माँ जी इन्हें खूब सुनाएंगी और अगली बार इसे भंडारे में केवल मुझे ही अपने साथ रखेंगी। वैशाली मौके पर मौका ढूंढने लगती है। जैसे ही सारा भंडारा बनकर तैयार हो जाता है, वो खूब सारी मिर्ची और नमक लाकर हलवे और आलू की सब्जी में डाल देती है, जिसके चलते वो सारा खाना बर्बाद हो जाता है। जैसे ही कौशल्या अपनी दोनों मुस्लिम बहुओं के साथ भंडारा गरीब लोगों को खिलाती है, उन गरीब लोगों के मुंह में मिर्ची की वजह से जलन होने लगती है। अरे इतना तीखा खाना, अरे इतना तीखा खाना तो मैंने कभी नहीं खाया। मेरा मुंह जल रहा है, कोई मुझे पानी दे दो, कोई मेरी मदद करो। सभी की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो जाती है। ये सब देखकर कौशल्या हैरान रहती है। तभी उनमें से एक आदमी कहता है, अरे ये सब इन दोनों मुस्लिम बहुओं ने जानबूझकर किया होगा। इन्हें तो हम हिंदुओं से बहुत नफरत होती है ना, शायद इन्होंने जानबूझकर हम लोगों के खाने में मिर्चियां डाली हैं। राकेश की बात सुनकर सभी लोग उन दोनों मुस्लिम बहुओं को सुनाने लगते हैं, जिसके चलते उन दोनों को बहुत बुरा लगता है। ये सब कैसे हुआ मैं नहीं जानती, लेकिन हम इतने सालों से आपको भंडारा खिला रहे हैं, आज तक हमने ऐसा नहीं किया और आपने एकदम से हमारे ऊपर इल्जाम लगा दिया। हम नहीं जानते कि ये गलती कैसे हुई है, लेकिन हम दोबारा से भंडारे का खाना बनाएंगे और आप लोगों को पेट भरकर खाना भी खिलाएंगे। बेचारी दोनों मुस्लिम बहू दोबारा से मेहनत करने लगती हैं। ये देख वैशाली फिर से चिढ़ जाती है। अच्छा, तो इस बार ये दोबारा से भंडारे का खाना बना रही हैं, लेकिन मेरे होते हुए ये लोगों को आज भंडारा खिला ही नहीं पाएंगी। अब की बार मैं भंडारे के अंदर जमाल घोटा मिला दूंगी। कुछ देर बाद जब भंडारा बन जाता है तो कौशल्या की दोनों मुस्लिम बहुएं उसके साथ मिलकर गरीब लोगों को खाना खिलाने लगती हैं। इस बार भंडारे में कोई कमी नहीं होती और सभी लोग आराम से भंडारा खाने लगते हैं। ये देख वैशाली छुपकर जमाल घोटा लेकर आती है और सब्जी में मिलाने ही वाली होती है, लेकिन तभी आसिफा पूरी खत्म होने के कारण दोबारा से पूरी लेने आती है, जहां वो वैशाली को देख लेती है। रुक जाओ वैशाली, ये तुम्हारे हाथों में क्या है, जरा मुझे दिखाओ। आसिफा वैशाली के हाथों में जमाल घोटा का पैकेट देख लेती है, जिसके बाद वो सब कुछ समझ जाती है। अल्लाह, ये तुम क्या कर रही हो? इसका मतलब पहले वाला भी खाना तुमने ही बर्बाद किया था। हाँ हाँ, तुमने सही पहचाना, मैंने ही सारा भंडारा खराब किया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों मुस्लिम बहुएं मेरी सास के साथ लोगों को भंडारा खिलाओ। तभी आसिफा सलोना और अपनी सास को भी बुला लेती है और उन्हें वैशाली की सच्चाई बताती है। सबके सामने सच्चाई आने पर वो शर्मिंदा होती है। तुम्हें पता भी है तुम क्या करने वाली थी? आज तुम्हारी वजह से कितने गरीब लोगों के पेट खराब हो जाते और कितने लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते। अरे तुम तो हिंदू लड़की हो, तुम्हें तो इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, आपने सही कहा, आपके प्यार के लालच में मैंने एक बार भी गरीब लोगों के बारे में नहीं सोचा, लेकिन अब मैं अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ। क्या मैं आपके साथ गरीब लोगों को भंडारा खिला सकती हूँ? कौशल्या उसे मना नहीं करती और उसे एक और मौका देती है, जिसके बाद वो अपनी दोनों जेठानियों के साथ खुशी खुशी गरीब लोगों को भंडारा खिलाती है। उस दिन के बाद से वो अपनी जेठानी और अपनी सास के साथ अच्छे से रहने लगती है। केशव की पहली पत्नी मर गई थी। 4 साल की बेटी को संभालने के लिए वो अनीता नाम की लड़की से शादी कर लेता है, जो कि कुछ समय बाद राधिका को जन्म देती है। काव्या राधिका की सौतेली बहन थी, तो वो उसके साथ सौतेला व्यवहार ही करती थी। ऐसे ही एक दिन केशव दफ्तर से आकर कहता है, अरे देखो तो मैं क्या लेकर आया हूँ, क्रिस्पी चोको चॉकलेट। किसकी है? और ये स्ट्रॉबेरी वाली? अरे पापा, ये चॉकलेट वाली तो मेरी है। नहीं नहीं, ये चॉकलेट वाली मेरी है पापा, मुझे खानी है ये चॉकलेट वाली आइसक्रीम। पर बेटा तुम्हें तो स्ट्रॉबेरी पसंद थी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लाया था। नहीं नहीं पापा, मुझे तो चॉकलेट ही खाना है, स्ट्रॉबेरी मुझे नहीं पसंद। अब मैं बोर हो गई हूँ, इसलिए मेरा चॉकलेट खाने का ही मन है। मुझे तो चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए। पर ये तो मेरी चॉकलेट है, मुझे खानी है, पापा मेरे लिए लाए हैं। अरे तू तो हमेशा खाती रहती है, आज मुझे दे देना। उनकी बात सुनकर अनीता आकर कहती है, अरे क्या बच्चों की तरह लड़े जा रही हो दोनों। और काव्या, तुम तो बड़ी हो ना, अपनी छोटी बहन के लिए इतना नहीं कर सकती। दोनों की शादी की उम्र हो रही है, ऐसे ही रहोगे क्या हमेशा?
ठीक है माँ, मैं दे देती हूँ इसको आइसक्रीम। ये लो राधिका। बहुत हो गया है इसका, ये मेरी बेटी को कभी खुश नहीं रहने देती। इसको तो इस घर से बाहर निकालना ही पड़ेगा। इसके लिए कोई लड़का देख लेती हूँ और शादी कराकर भेज देती हूँ, फिर मेरी बेटी खुशी से रहेगी। ये कहकर अनीता अपनी सौतेली बेटी के लिए रमन नाम के लड़के का रिश्ता देखती है, जिसके बाद केशव को रमन पसंद आ जाता है और कुछ ही दिनों में उन दोनों की सगाई हो जाती है। वहाँ रमन का छोटा भाई कार्तिक भी आता है, जिस पर राधिका लट्टू हो जाती है और कहती है, ये कार्तिक तो बड़ा ही हैंडसम है, इससे तो शादी मैं ही करूंगी और कमाता धमाता भी अच्छा है, क्यों ना मैं इसको अपने चक्कर में फंसा लूं। अरे वो तो इसी तरफ आ रहा है। जैसे ही कार्तिक उसके करीब से निकलता है, राधिका उससे टकरा कर गिर जाती है। फिर कार्तिक उसे संभाल लेता है। वहीं से राधिका कार्तिक को अपने प्यार के जाल में शादी होने तक धीरे धीरे फंसा लेती है, जिसके बाद उसकी बहन की शादी वाले दिन वो दोनों छुपकर शादी कर लेते हैं। और जब रमन काव्या चौखट पर खड़े होते हैं तो वो दोनों भी वहां जाते हैं। उन्हें शादी के जोड़े में देखकर सास निर्मला कहती है, ये सब क्या है कार्तिक, तूने काव्या की बहन राधिका से शादी क्यों की? क्या तुझमें शादी की इतनी हुड़दंग मची थी कि तूने मुझे बताना मुनासिब नहीं समझा और अपने भाई की शादी के दिन ही तूने शादी कर ली? यहाँ लोग तुम दोनों को ढूंढकर परेशान हुए अलग, और ये कदम उठाया, क्या मतलब है इसका? माँ, जो भी हुआ जल्दबाजी में हुआ, हम बता नहीं सकते थे और हम दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे। हम भी शादी करना चाहते थे पर किसी से कह नहीं सके। राधिका, तुझे पता है मैं कितना परेशान हुई, हम तुझे ढूंढ रहे थे। तूने माँ को भी नहीं बताया कि तू कार्तिक से शादी करना चाहती है। देख, तुझे मुझसे सवाल जवाब करने का कोई अधिकार नहीं है, तो तू मत बोल। अब तू भी इस घर की बहू है और मैं भी इस घर की बहू हूँ, मैं इतना जानती हूँ। हाँ माँ जी, मुझसे गलती हुई, पर मैं भी अपनी शादी की गृहस्थी शुरू करना चाहती हूँ। माँ से कहती तो वो मेरी शादी कभी नहीं कराती, इसलिए मजबूरन ये कदम उठाया हम दोनों ने। मेरी बहन खुशी खुशी यहाँ रहे और मैं इसे जाने दूं? नहीं, मैं तुझे परेशान करने के लिए यहाँ आई हूँ। और कार्तिक भी अच्छा है, एक तीर से दो निशाने। माँ, जो हो गया सो हो गया, अपनाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। बहुत अच्छा किया तुम दोनों ने, बहुत बढ़िया बेटा। अपनी बहू बेटों को तानों का भरा बाण छोड़ने के बाद बेमन से निर्मला उन चारों का गृह प्रवेश कर अंदर लाती। दिन गुजरते हैं। काव्या घर की सारी जिम्मेदारी अच्छे से संभालती है। ये देखकर राधिका को चिड़न महसूस होती है और वो धीरे धीरे अपनी सास के दिमाग में अपनी सौतेली बहन के लिए नफरत भर देती है, जिससे निर्मला का मन भी वैसा ही हो जाता है। और अब वो राधिका से प्यार से बात करती थी और काव्या से घर का सारा काम करवाती थी। गर्मी का मौसम आ गया था। उसे परेशान करने के लिए एक दिन निर्मला कहती है, अरे बहू, चूल्हे की रोटी खाने का बड़ा मन है, तू जरा बना दे, और हाँ, बैंगन का भरता भी बना देना। माँ जी, इतनी गर्मी और दोपहरी में आप चूल्हे की रोटी खाएंगी? हाँ, मेरा मन है। अगर तुझसे बनाया नहीं जा रहा तो कोई बात नहीं, मैं बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं माँ जी, कोई जरूरत नहीं है, मैं बना देती हूँ। ये कहकर काव्या चूल्हे पर खाना बना देती है और बार बार रोटियां उन्हें डाइनिंग टेबल पर बनाकर परोसती है। हे भगवान, कितनी गर्मी हो रही है। चूल्हे पर खाना पकाने से ऐसा लग रहा है कि मैं ही तवे पर बैठ गई हूँ। कुछ देर बाद राधिका गर्मी से बचने के लिए अपने मुंह पर पानी का स्प्रे कर रही थी और कूलर के सामने बैठकर कहती है, हे भगवान, इस कूलर के आगे भी बहुत गर्मी लग रही है। माँ जी को कहती हूँ मेरे कमरे में एसी लगवाएंगी। अरे माँ जी सुनिए, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, आप आम तरबूजे मंगवा दीजिए और मेरी ससुराल में पहली गर्मी है तो एसी भी लगवा दीजिए, मैं ऐसे नहीं रह सकती। ठीक है, अभी मैं तेरी सौतेली बहन से कह देती हूँ, वो है ना सारा काम कर देगी और तेरे कमरे में एसी भी लगवा दूंगी। तभी भरी दोपहरी में निर्मला उसे जबरदस्ती आम, तरबूज, खरबूजा बाजार से लाने को कहती है, जिसके बाद दोनों सास बहू ठंडे ठंडे फल का मजा लेते हैं और एक बार भी काव्या से नहीं पूछते। ये देखकर काव्या कहती है, पता नहीं माँ जी मुझसे रूठी रूठी क्यों रहती हैं और कितने मजे से आम का मजा ले रहे हैं सब। मेरा भी खाने का मन है। माँ जी, मुझे भी आम दे दीजिए। ओहो, हम दोनों ने मिलकर तो सब खा लिया, तू पहले क्यों नहीं आई? कोई बात नहीं, तू जाकर ठंडा पानी पी ले। ये सुनकर काव्या उदास हो जाती है। फिर निर्मला अपनी छोटी बहू के कमरे में एसी लगवा देती है। ये देखकर काव्या अपने कमरे में एसी लगवाने को कहती है तो निर्मला साफ मना कर देती है और उसका पति काम के सिलसिले से बाहर था, लेकिन कुछ दिन घर में रहकर वो अपनी माँ के बारे में काव्या के प्रति जान जाता है।
ऐसे में निर्मला काव्या को बहुत टॉर्चर करती थी। एक बार वो इतनी बीमार हो गई कि डॉक्टर ने उसको ग्लूकोज लगा दिया और कहा, माताजी, ये अभी बहुत कमजोर है, शरीर में पानी की कमी हो गई है, तो 2-3 दिन पूरा रेस्ट करवाना आप। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 2 दिन बाद ही निर्मला काव्या के पास आकर कहती है, अरे कब तक ऐसे बिस्तर में पड़ी रहेगी, चल उठकर काम कर, खाना पीना बना। माँ जी, अभी मुझे कमजोरी महसूस हो रही है, उठा नहीं जा रहा। माँ जी, ये सब इसके काम ना करने के बहाने हैं, ये मायके में भी ऐसे ही करती थी। अच्छा, चुपचाप उठ जा, काम करने के लिए तेरा कोई बहाना नहीं चलेगा। जी माँ जी। ये कहकर काव्या उठकर काम करती है, खाना बनाती है तो थककर कहती है, अब मुझसे और काम नहीं हो रहा, थकावट सी महसूस हो रही है। ये कहकर वो गिरती है कि रमन आकर उसे संभाल लेता है और उठाकर कमरे में ले जाता है और कहता है, काव्या, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? माँ, यहाँ आइए। काव्या, बेहतर होगा तुम मुझे सब कुछ सच सच बताओ। कुछ नहीं, थोड़ी सी कमजोरी है बस, माँ जी ने काम करने को कहा था। तभी निर्मला आकर कहती है, अरे आ गया मेरा बेटा, तूने तो सरप्राइज कर दिया, और चिल्ला क्यों रहा है? माँ, काव्या की हालत देखिए, ऐसी हालत में इससे काम क्यों करवाया आपने? मैं जानता हूँ आप काव्या को पसंद नहीं करती हो, तो आप उसके साथ ऐसा करोगी? हाँ, क्योंकि मुझे ये नहीं पसंद, सौतेली बहू, इसलिए मैंने ऐसा किया। माँ, आप जानती हो उसे माँ का प्यार कभी ठीक से नहीं मिला, अनीता माँ ने भी नहीं दिया। आपसे वो इस चीज की अपेक्षा कर रही थी, लेकिन आपने उसका दिल तोड़ दिया। आखिर बेचारी ने क्या बिगाड़ा है आपका? मुझे माफ कर दे बेटा, पता नहीं मुझे क्या हो गया था जो मैं अपने आप ही बहू के साथ ऐसा व्यवहार करने लग गई थी। देखा जाए तो वो बहुत अच्छी है, अब मैं काव्या के साथ ऐसा कुछ नहीं करूंगी। बहू, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं माँ जी, मुझे आपकी किसी बात का बुरा नहीं लगा। काव्या, मुझे माफ कर दो, माँ जी को मैंने भड़काया था तेरे खिलाफ, मैं बहुत बुरी बहन हूँ। कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला, भूल जा बीती बातें। इस तरह दोनों बहनें खुशी खुशी रहने लगती हैं और निर्मला दोनों को बराबर प्यार करती है। अरे शिल्पा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ जाकर अपनी जेठानी के लिए कुछ गर्मा गर्म पका कर लाओ। जी माँ जी, अभी जाकर लाती हूँ। शिल्पा ऐसा कहकर रसोई में चली जाती है, जिसके बाद कोकिला अपनी बड़ी बहू निरंजना से कहती है, अरे निरंजना बहू, इस समय तुम्हें अपना अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। तुम तो जानती हो ये दौर बहुत नाजुक होता है। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना अच्छे से ख्याल रखूंगी। कोकिला ने 1 साल पहले ही अपने दोनों बेटों की शादी एक साथ की थी, लेकिन शादी के पूरे 1 साल बाद उसकी बड़ी बहू, जो कि बहुत सुंदर और गोरी थी, वो गर्भवती होती है। लेकिन छोटी बहू शिल्पा को प्रेगनेंसी में कुछ दिक्कतें आती हैं, जिसके चलते वह गर्भवती नहीं हो पाती। कुछ ही देर में शिल्पा गर्मा गर्म सूप बनाकर अपनी जेठानी के लिए ले आती है। ये लीजिए जेठानी जी, मैं आपके लिए सूप बनाकर लाई हूँ। निरंजना सूप तो ले लेती है, लेकिन सूप लेने के बाद वह अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। दरअसल मेरी माँ का फोन आया था और उन्होंने मुझसे कहा था कि बच्चे के समय मेरे सामने मेरे पति और सुंदर सुंदर बच्चों की फोटो अगर हो तो अच्छा होगा, जो दिखने में गोरे हों तभी बच्चा गोरा पैदा होगा। हाँ हाँ बहू, ये तो तुम्हारी माँ ने बिल्कुल सही कहा है, चिंता मत करो, कल ही मैं तुम्हारे कमरे में चारों तरफ गोरे बच्चों की फोटो लगवा दूंगी। हाँ हाँ, ये तो ठीक ही है, लेकिन अगर आप शिल्पा को भी मुझसे थोड़ा दूर रखो तो अच्छा होगा। कहीं शिल्पा के काले रंग का परछावा मेरे होने वाले बच्चे के ऊपर ना पड़ जाए। ये सुनकर शिल्पा को थोड़ा बुरा लगता है। कोकिला शिल्पा की तरफ देखकर कहती है, शिल्पा, कल से तुम निरंजना के आसपास मत जाना। ऐसा कहकर कोकिला वहां से चली जाती है, जिसके बाद बेचारी शिल्पा मायूस होकर कमरे से बाहर निकल जाती है। तभी उसे बाहर कोकिला मिल जाती है और उससे कहती है, अरे बहू, मुझे माफ करना, मैं ऐसा चाहती तो नहीं थी, लेकिन तुम तो जानती हो हमारे घर का ये पहला बच्चा होगा और मैं कुछ भी ऐसा नहीं चाहती जिससे बड़ी बहू को तकलीफ हो। कोई नहीं माँ जी, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं, मेरा रंग काला है, इसमें मेरी ही गलती है। ऐसा कहकर शिल्पा घर के कामों में लग जाती। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते। एक दिन शिल्पा रसोई में खाना बना रही होती है। खाना बनाते बनाते अचानक से उसको चक्कर आते हैं और वो रसोई में ही बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ विशाल आ जाता है। अरे अरे, ये क्या? शिल्पा, शिल्पा उठो, शिल्पा क्या हुआ तुम्हें?
शिल्पा को इस हालत में देखकर विशाल बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो उसे अपनी गोदी में उठाकर फौरन हॉस्पिटल ले जाता है, जहां शिल्पा का टेस्ट होता है। टेस्ट होने के बाद डॉक्टर विशाल के पास आते हैं और उससे कहते हैं, अरे मुबारक हो, आपकी पत्नी माँ बनने वाली है। डॉक्टर की बात सुनते ही विशाल बहुत खुश हो जाता है और अपनी पत्नी शिल्पा के पास पहुंचकर उसे गले से लगाकर कहते हैं, मुबारक हो तुम्हें, तुम माँ बनने वाली हो और मैं पिता बनने वाला हूँ। आखिरकार तुमने मुझे ये दिन दिखाई दिया। विशाल तो बहुत खुश होता है, लेकिन जब वह अपनी पत्नी को वापस घर लाकर घर के सभी सदस्य को इसके बारे में बताता है तो सभी लोग इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं। अरे तो क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ गर्भवती ही तो हुई है, कौन सा तीर मारा है। अब मुझे ही देख लो, मेरा दूसरा महीना चल रहा है। वैसे भी इसका तो हमेशा का ही है, देख लेना, आज तो गर्भवती हो गई लेकिन कुछ दिन में ही इसकी तबीयत खराब हो जाएगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसा कहकर कोकिला वहां से चली जाती है। देखते ही देखते कुछ महीने बीतने लगते हैं। बेचारी शिल्पा का पेट कुछ ही दिनों में निरंजना के पेट से भी ज्यादा बड़ा दिखने लगता है, जिसके चलते निरंजना को अजीब सा लगता है और वह अपनी सास से कहती है, जरा मेरी देवरानी का पेट तो देखो माँ जी, ऐसा लग रहा है जैसे पेट के अंदर ईंट पत्थर भर लिए। अरे दिखा लो डॉक्टर को, ये हकीकत में गर्भवती है भी या नहीं। ये सब विशाल सुन लेता है। जब से शिल्पा के गर्भवती होने का पता चला है, मैं एक बार भी उस डॉक्टर के पास चेकअप करवाने नहीं लेकर गया हूँ। चलो शिल्पा, आज मैं तुम्हें डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेकर जाऊंगा। विशाल अपनी पत्नी शिल्पा से बहुत प्यार करता था। उसे शिल्पा के रंग रूप से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उसे शिल्पा का व्यवहार बहुत भाता था। वह शिल्पा को डॉक्टर के पास लेकर जाता है, जहां के पेट का एक्सरा होता है, जिसे देखकर डॉक्टर विशाल से कहता है, अरे तुम्हारी पत्नी को तो जुड़वा बच्चे होने वाले हैं, आज से तुम्हें उसका थोड़ा अच्छे से ख्याल रखना होगा। ये सुनकर विशाल बहुत खुश होता है और अपनी पत्नी शिल्पा को ध्यान पूर्वक वापस घर ले आता है। वह घर के सभी सदस्यों को इसके बारे में बताता है। माँ, जानती हो आप, शिल्पा को जुड़वा बच्चे होने वाले हैं। डॉक्टर ने कहा है कि उसका अच्छे से ख्याल रखना है। अरे तो क्या हुआ, बच्चा ही तो है, तेरी भाभी को भी होने वाला है। क्या तूने कभी उसके बारे में सोचा? शिल्पा को बोल जल्दी से कुछ बनाकर तेरी भाभी को खिला देगी, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है। कोकिला ऐसा कहकर चली जाती है, जिसके बाद विशाल खुद ही रसोई में जाता है और अपनी पत्नी के साथ अपनी भाभी के लिए भी खाना बनाता है। उसके बाद वह खाना ले जाकर अपनी भाभी को सबसे पहले देता है और उसे शिल्पा के जुड़वा बच्चे के बारे में बताता है। ये सुनकर निरंजना अंदर ही अंदर जलने लगती है। विशाल उसे खाना देने के बाद अपनी पत्नी शिल्पा को खाना खिलाने पहुंच जाता है। अजी, आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? मुझसे कह दिया होता, मैं खुद ही बना देती। अरे तुम मेरे बच्चों को जन्म देने वाली हो, अब मैं तुम्हारा ख्याल भी न रखूं? हाँ, ये सुनकर शिल्पा बहुत खुश होती है, लेकिन तभी वहाँ निरंजना आ जाती है। अरे देवरानी, तुम यहाँ मेरे देवर से सेवा करवा रही हो, क्या तुम्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं है? कहिए दीदी, आपको क्या चाहिए, मैं अभी दे देती हूँ। अरे बस बस, अब जब मैं उठी हूँ तो मैं ही ले लूंगी, तुम्हें जब फुर्सत मिले तब मेरे पास आ जाना, मुझे तुमसे कुछ काम करवाने हैं। ऐसा कहकर निरंजना वहां से चली जाती है, जिसके चलते शिल्पा ये सब सुनकर अपना खाना भी अधूरा छोड़ देती है और निरंजना के काम करने पहुंच जाती है। वहीं निरंजना अपने मन ही मन सोचती है, इसको जुड़वा बच्चे क्यों हो रहे, इससे अच्छा तो कोई हादसा हो जाए जिसके चलते इसके दोनों बच्चे इसके पेट में ही मर जाएं। निरंजना ऐसा सोच ही रही थी कि तभी उसे अपने बिस्तर के बराबर वाली टेबल पर केले नजर आते हैं। निरंजना उन केलों को उठाती है और खा लेती है और उसके छिलके अपने कमरे में जगह जगह फेंक देती है। बेचारी मेरे कमरे में मेरी मदद करने आई थी, लेकिन अब मेरे कपड़े अलमारी में लगाते लगाते इसका पैर इस केले के छिलके पर पड़ेगा और ये फिसल कर गिर जाएगी, जिसके चलते इसके दोनों बच्चों से छुटकारा मिल जाएगा। निरंजना ऐसा कहकर खुश हो रही थी, तभी शिल्पा पिलो के कवर लेकर उसके पास आ ही रही थी, लेकिन अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वह निरंजना के ऊपर ही उसके पेट पर गिर जाती है, जिससे दोनों को लीवर, पेट और पेट में दर्द शुरू हो जाता है। जिसके बाद घर के सभी सदस्य उन दोनों को हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं, जहां निरंजना का बच्चा मर जाता है, लेकिन उसकी काली देवरानी के जुड़वा बच्चे सही सलामत होते हैं, जो कि बहुत सुंदर और गोरे होते हैं। बेचारी निरंजना अपनी गलती का पछतावा करते हुए रो रही होती है। ये सब मेरी ही गलती है, मैंने अपने घमंड के चलते अपनी देवरानी का बुरा सोचा, लेकिन उल्टा मेरा ही बुरा हो गया। ये सब कोकिला सुन लेती है। ये क्या कह रही हो बहू, कौन सी गलती का पछतावा कर रही हो तुम? निरंजना अपनी गलती अपनी सास को बताती है, जिसके चलते कोकिला को भी बहुत गुस्सा आता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी भी गलती थी। वह भी शिल्पा को उसके रंग की वजह से बहुत बुरा भला कहती थी। तभी वहाँ शिल्पा अपने दोनों जुड़वा बच्चों को गोदी में लेकर आती है और अपना एक बच्चा निरंजना को देते हुए कहती है, जेठानी जी,
मैं 2 बच्चे पालकर क्या करूंगी, इसलिए मैं चाहती हूँ मेरा एक बच्चा आप पालो, क्योंकि आप एक बहुत अच्छी माँ बन सकती हो। अपनी गोदी में बच्चे को देखकर निरंजना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे माफ कर दो शिल्पा, मैंने तुम्हारे लिए कुआं खोदा था लेकिन उसमें मैं ही गिर गई। जो हुआ उसे भूल जाइए, मैं तो आपको पहले ही माफ कर चुकी हूँ। आज से एक बच्चा आपका और एक बच्चा मेरा। उस दिन के बाद से शिल्पा की घमंडी जेठानी का घमंड हमेशा के लिए चूर हो जाता है और वह अपनी देवरानी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।